नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार तिवारी द न्यू बिगनर्स पर आपके अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंट में होली का त्यौहार बीता ही है, जिसकी वजह से कुछ व्यस्तता के चलते मुझे अपने घर भी जाना पड़ा। फिर अगेन हम दिल्ली शिफ्ट हुए क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल शेड्यूल्ड है। तो अभी तक मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल 4 वीडियो डाले हुए हैं, 5 क्वेश्चन 5-5 करके, जिसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैंने आपको नहीं करवाया, बट ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का जैसे मैंने आपको वादा किया था 10 क्वेश्चन उसके करवा दिए हैं। आज थोड़ा सा एमसीक्यू फॉर्मेट पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए जो आपको मोटिवेट करेंगी और वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट के द्वारा ली गई हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्हीं की एक लाइन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। कहने का मतलब क्या है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज का मतलब जैसी आप सोच रखेंगे, जैसी आप इमेजिनेशन पहले से बनाएंगे, सेम वैसा ही एग्जाम आपके साथ होगा वहां पर। तो पहले से इस बात को मत सोच के जाएं कि पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर बहुत ऐसा आएगा वैसा आएगा। बी पॉजिटिव, बी सिंसियर, बी मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एग्जाम। अच्छे से जाएं, हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं, शाम को अच्छी स्लीप लें, अच्छे से सोएं, दिमाग पे बिल्कुल स्ट्रेस मत लें। जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा। ये बात अलग हो सकती है, कुछ चीज़ें सेम टू सेम वैसी ना आए, कुछ वर्ड्स का डिफरेंस हो, बट जो एसेंस निकलेगा क्वेश्चन का वो वही होगा जो मैंने आपको कराए हुए हैं। तो बिल्कुल भी डरे नहीं, खुशी से जाएं, खुश होकर के रहें और अच्छे से पेपर करें, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी हमने कुछ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। इसी के साथ में मैं आपको कुछ इसके पीछे का जो क्रक्स है वो भी बताते चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यू हैव 4 चॉइसेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यू हैव ए बी सी डी ऑप्शन, और इन द कॉमन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो यहाँ पर मैंने आपको सीधे सीधे जो आंसर है वो बताया है, क्योंकि समय की कमी है, उसमें ज्यादा समय लगता। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। दिस क्वेश्चन इज टोटली बिलोंग टू चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू है। तो जर्मन यूनिफिकेशन की जहां पर बात करेगा कि जर्मन का एकीकरण में सब रोल किसका था, आर्किटेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो सुप्रीमेसी जिसकी रही हो जर्मन यूनिफिकेशन में, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपको नाम याद रखना है, ऑटोमन बिस्मार्क, याद रहेगा, बिस्मार्क से ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की जो संधि है वो कब साइन की गई थी, तो आंसर आपको याद रखना है, ईयर 1815। अगला है जो वियना कांग्रेस बनी थी उसको होस्ट किसने किया था। होस्ट का मतलब क्या होता है, जो उसको पूरी तरीके से सही तरीके से उसको क्रियान्वित करे। ठीक है, तो होस्ट किसके द्वारा किया गया, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 4 ऑप्शन होंगे, बस आपको इनमें से जो ऑप्शन ठीक होगा वो टिक करना होगा, और वही आपको ए बी सी डी में जो भी ऑप्शन होगा वो आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, अगला है मेन लीडर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे फंसाएगा आपको। यू हैव गिवन जर्मन यूनिफिकेशन एंड आल्सो गिवन इटालियन यूनिफिकेशन। तो याद रखना है दोनों में अंतर, यहां पर ऑटोमन बिस्मार्क और यहां पर गिउसेppe मज़नी। ठीक है, तो याद रखेंगे, स्पेलिंग देख लें। ठीक है, पूरा बोर्ड पे दिया हुआ है। अगला क्या कह रहा है, ट्रीटी साइन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का नाम सबको जानता है, तो क्या कह रहा है, जब नेपोलियन की हार हुई उसके बाद किस संधि की, कौन सी संधि साइन की गई, तो दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना। हुई कब थी, उसका आंसर ऊपर दिया हुआ है मैंने, 1815 में। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इससे 3 नंबर के क्वेश्चन को भी रिलेट कर सकते हैं। इस पे आपको मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में ऑटोमन बिस्मार्क, गिउसेppe मज़नी, ठीक है, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, क्या क्या उनके मेन इंपॉर्टेंट कार्य किए उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन में बिस्मार्क ने, और इटालियन में गिउसेppe मज़नी ने। इसके बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं टॉपिक। इसके बाद देखिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यहाँ पर आपको गांधी जी के सारे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट किए वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला ये द एनसीएम, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हिंदी में मैं अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। मतलब एक ऐसा मूवमेंट जहां पर गांधी जी ने जितनी भी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जाने वाली कॉपरेशन थी, जो भी सहयोग थे, उनको लेने से मना कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर, ठीक है, कॉलेज में बच्चों ने जाना बंद कर दिया था, जो वकील हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, जितनी भी हमारे लेजिस्लेचर में जो उस समय हिस्सा लेते थे भारत के लोग, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है,
तो इस तरीके से जब नॉन कॉपरेशन पूरा पूरा कर दिया गया, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टार्ट कब हुआ था ये? 1920 में। ये आपको पता होना चाहिए, एक नंबर में पूछा जाएगा, बट पीछे का करक्स मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए दोनों मूवमेंट में अंतर क्या है, वर्ड पर जाइए। मैंने आपको हर जितनी भी मैंने क्लासेस ली आपसे बार बार एक ही बात कही कि कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एसएसटी। अगर आपको एसएसटी में कीवर्ड की अच्छी नॉलेज है देन यू फिच मोर मार्क्स देन अदर स्टूडेंट। ठीक है, तो वही एनसीएम नॉन कॉपरेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों में अंतर क्या है, बस जस्ट एक मिनट में आपको समझाता हूं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था जहां पर केवल हम साथ नहीं लेंगे, सहयोग नहीं लेंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कि मतलब सहयोग के साथ साथ उनके द्वारा बनाए गए जो लॉ हैं उन लॉ को भी हम फॉलो नहीं करेंगे। तो दोनों में यही अंतर है। ठीक है, एनसीएम में हम पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे थे, उनकी चीजों को जला रहे थे, ये सब कर रहे थे, बट सिविल डिसोबीडियंस में बहिष्कार करना है एज वेल एज क्या करना है, उनके द्वारा बनाए गए जो भी लॉ हैं साथ साथ में उनको भी ब्रोक करने का काम करना है। तो दोनों में ये अंतर है, ये अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग मासकेर कब हुआ था? 1919 में। पता ही होगा आपको, अमृतसर में ये चीज हुई थी। ठीक है, अमृतसर में ये हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सिविल जलियांवाला बाग मासकेर कब हुआ था? तो 1919 में। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरी तरफ से मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा 1942। और इसी में आपको याद रखना पड़ेगा कि गांधी जी ने जो स्लोगन दिया था डू एंड डाई, करो या मरो का, वो भी किसी में दिया है, इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे द्वारा जो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री के, और इनमें से आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको सीधे सीधे यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको एमसीक्यू ये डिस्कस किया। ठीक है, हिस्ट्री के अगले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस कंटिनेंट को हम डार्क कंटिनेंट के नाम से जानते हैं? ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, विच कंटिनेंट इज नोन एज डार्क कंटिनेंट? देन योर आंसर विल बी अफ्रीका। ठीक है, अब इस बात पे मत जाइएगा कि अफ्रीका के लोग काले होते इस वजह से डार्क हो गया। ठीक है, दिस इज नॉट द फैक्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा डार्क कंटिनेंट किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड, मतलब डिप्रेशन मतलब क्या होता है, महामंदी का जो दौर है उसकी बात कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ? ग्रेट डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ईयर याद रखेंगे 1929। ठीक है, व्हाट्स इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन वाज ऑन, क्या कह रहा है, किस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन का असर पड़ा था? तो वहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर क्या कह रहा, आईआर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पूछता ही रहता है हर आए हुए 1-2 सालों में, तो इसका जो नाम रहेगा जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, याद रख लेंगे इसे। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कहां पर स्टेब्लिश हुई? तो 1854 में, और जगह का नाम क्या है? बॉम्बे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु रोट गुलाम गिरी? ठीक है, इंपॉर्टेंट राइटर है इसके। ठीक है, आपको पता ही होगा ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, तो उनके द्वारा ये गुलामगिरी बुक लिखी गई है, और ये ज्यादातर आप जो एससी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं उनके ऊपर ही ये क्वेश्चन जो बुक है वो लिखी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फैक्ट रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन चाइना, मतलब चाइना लैंग्वेज में सबसे पहली प्रिंटिंग बुक कौन सी लिखी गई थी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय गुटेनबर्ग। 19 क्वेश्चन हो गए आपके। 20वां, देखिए जगह की कमी होने की वजह से मैंने क्वेश्चन को वहां पर लिख दिया, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, समझ में आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, कुछ रिसोर्सेस की कमी है हमारे पास जिसके चलते भी ऐसा चल रहा है, बट बहुत जल्द हम आपके लिए वो दिक्कत भी दूर करेंगे और अच्छे से आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज डेवलप्ड बाय, तो पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किस कंट्री के द्वारा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? चाइना। दोस्तों अभी तक हमने 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के किए, अब 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके मैप से रिलेटेड है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि मैप किस तरीके से बना है। अभी हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया, रिसोर्सेस का थोड़ा अभाव है। ठीक है, बट जो हमसे हो सकता है हमारी टीम से वो हमने किया है। मैप एक जस्ट आपके रिव्यू के लिए यहाँ पर बना दिया इंडिया का, इसी तरीके से होता है, वो आप कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो 10 सवाल मैंने यहाँ पर, 10 सवाल नहीं, गलती हो गई, 10 क्वेश्चन जो कि मैप से आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने मोस्ट रिलेवेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं इस तरफ हो जा रहा हूँ, आप पूरी स्लाइड को देख लें, एक बार समझ लें, नोट कर लें, फिर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाता हूँ।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहला भी मैंने आपको एमसीक्यू में भी कराया था, तो आप इसको बिल्कुल रट लें कि जलियांवाला बाग मास्कियर जो नरसंहार है वो कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, और आपको पता होगा कि आप जस्ट शुरू करें, मैप की मैं बात करूं तो ये वाला जो एरिया है वो JNK का है, जम्मू एंड कश्मीर का। इधर आपको लद्दाख दिखेगा, जस्ट उसके आप जैसे नीचे आएंगे पंजाब इस तरफ हरियाणा, तो थोड़ा सा आप एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं, बट ये वाली जो लोकेशन है इस लोकेशन को आप पंजाब में कंसीडर कर सकते हैं। और यहीं अमृतसर में आपको जलियांवाला बाग मास्कियर दिखा था। तो इस तरीके से आपको वहां पर जस्ट डिनोट करना होगा। मैप आपको मिलता है बाय द CBSE, वहां पर आपको ऐसे उस पॉइंट पे ऐसे डिनोट करना होगा कि ये ABCD जिस फॉर्मेट में हो या 1 2 इस टाइप में हो, तो वहां पर डिनोट करके ऐसे आपको वहां पर पिन करके बताना होगा कि ये स्टेट, ये जगह इस स्टेट में इस लोकेशन पर इंडियन मैप में सिचुएटेड है। ओके, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर। मैंने आपको पहले ही बताया था द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी और द चंपारण सत्याग्रह, दैट वाज इन आल्सो नोन एज इंडिगो फार्मर्स मूवमेंट। ठीक है, तो बिहार चंपारण में हुआ है। बिहार आपको पता होगा ये वाला जो एरिया है वो यूपी में आएगा। ठीक है, और यूपी के जो बगल वाला एरिया है वो बिहार है। तो ये वाला जो कंसंट्रेटेड जो एरिया है दैट इज कॉल्ड बिहार। तो बिहार में आप पूरे स्टेट में चंपारण थोड़ा सा ईस्ट साइड में पड़ता है, थोड़ा सा आप हल्का सा इस टाइप में भी मारेंगे तो एग्जामिनर आपका कंसीडर करके आपको फुल नंबर देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर प्लॉटिंग होगी चलेगा, बट आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि स्टेट बिहार करना हो, यूपी ना करने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है कांग्रेस सेशन 1920 वाला कब हेल्ड हुआ था, कहां पर, नागपुर में। पता ही होगा आपको, ये गुजरात का एरिया हो गया, इधर राजस्थान का एरिया हो गया, ये MP हो गया, इधर यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। जस्ट MP के नीचे और इधर वाले एरिया महाराष्ट्र आता है। तो नागपुर आपका मुंबई के आसपास वाली जो लोकेशन है वहां पर आप इसको कंसंट्रेट करके नागपुर को यहाँ पर प्लॉट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है पूर्ण स्वराज कब आया, तो कराची सेशन में, हिंदी में लिख दिया, आप कंसीडर कर लें इसको। कराची में आया ये, तो कराची कहां पर है, वेस्ट पाकिस्तान में। तो कुछ आप हमारा जो इस तरफ वाला एरिया है यहाँ पर आप कराची को डिनोट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला है कांडला पोर्ट। तो ये बंदरगाह जो पोर्ट है वो कहां पर है, तो गुजरात में है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये आप समझे प्लॉट किया हुआ है। अगला है विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो छठे नंबर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, ये आप ध्यान से देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने कहां पर प्लॉट किया, विशाखापट्टनम पोर्ट को यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक 6 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस की वो आपको कायदे से दिख रहे होंगे इस मैप में। ठीक है, अच्छे से देख लें इसको। अगला नंबर 7 दिग्बोई ऑयल फील्ड। ठीक है, असम में है। तो आपको पता होना चाहिए सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा इस तरफ होता है। सेवन सिस्टर में जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे सबसे पहला जो स्टेट है वो असम ही है। तो यहाँ पर आप असम को डिनोट कर सकते हैं कि दिग्बोई जो है ऑयल फील्ड वो कहां पर है, असम में। क्वेश्चन नंबर 7। अगला कह रहा है दो मैंने आयरन ओर ली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बेलेरी और दूसरा मयूरभंज। तो बेलेरी जो है, ठीक है, इसको मैंने 8A से डिनोट किया है मैप में। तो 8A देखें आप कहां पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला एरिया आप समझ रहे होंगे। इसके नीचे क्या पड़ता है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको बेलेरी और देखने को मिलेगी। मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में। बिहार के नीचे वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड उड़ीसा। इस प्लॉटिंग पर आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते चलेंगे ध्यान से स्लाइड पर। अगला है दांडी मार्च कहाँ हुआ था, सबको पता है, साबरमती आश्रम के पास से ही दांडी मार्च को चालू किया गया था, गांधी ने चालू किया था। ठीक है, और यहीं से कहा जाता है कि इसी मार्च से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो कहां पर है, अहमदाबाद गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आपको गुजरात वाले एरिया में देखने को मिल रहा है, कांडला पोर्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 का भी। एंड लास्ट क्वेश्चन खेड़ा मूवमेंट, ये भी कहां पर हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो ये तीनों 5 5th क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन तीनों की प्लॉटिंग आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। बट थोड़ा सा ये आप ध्यान रखेंगे कि कहां पे कैसा है। जैसे मैंने आपको जस्ट रेफरेंस के तौर पर दिया है क्योंकि मैप उतना एग्जैक्ट नहीं है, बट आप अगर गुजरात के उस एरिया में भी टिक करते हैं तो भी आपको नंबर मिलने के चांस रहते हैं। अब ऐसा ना करें कि पूरे मैप में वो ईस्ट में है और आप उसको वेस्ट में दिखा दें। ठीक है, तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे मैप के क्वेश्चन में। और बड़े ही आसान सवाल होते हैं जो आपने पढ़ा है, ठीक है, पूरे बुक से, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, उसी से सीधे सीधे क्वेश्चन रहता है। बस आपको स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए, कहां पर कौन सा स्टेट है, और उसको आपको ठीक से प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन किए थे, अब टॉप अगले 10 जो हैं वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझाते हुए भी चलूंगा, आपको इस पर फोकस रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, होता क्या है, HDI भी बोलते हैं इसको,
निकालने वाली एजेंसी आपको याद रखनी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा निकाला जाता है। 3 मेन एरियाज होते हैं, 3 की फोकस एरियाज हैं जिस पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काम करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 3 आपको दिए होंगे, एक आपको, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम होगा। चौथे में आपको मान लीजिए कुछ भी डाल सकता है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या डाल दिया आपके लिए, सिंपल सी एक्सपोर्ट डाल दिया। ठीक है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे, 3 डाला, चौथे पे काम खत्म। ठीक है, वो होएगा नहीं, क्रॉस कर देंगे, ये 3 रहेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजॉरिटी इन श्रीलंका। ये तो आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। तो सबसे ज्यादा कौन थे मात्रा में, सिनेलिस, ये कम्युनिटी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज, इसका डिमांड कब किया गया था, तो लाहौर सेशन में, और वो कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, अब ये याद रखें लाहौर सेशन किसका, ये भी ध्यान रखें, इसका लाहौर सेशन था कांग्रेस का। ठीक है, सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन बेल्जियम, बेल्जियम में कैसा था, इस टाइप की गवर्नमेंट थी, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से फ्रेम किया जा सकता है आपसे। कब सबसे पहली बार बनाया गया था, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, 1953। रिपोर्ट कब पेश की गई, 1955 में, 1955 में। बट आप समय कहूं इंप्लीमेंट कब किया गया था, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज इंप्लीमेंटेड, इन व्हिच ईयर, देन योर आंसर विल बी 1956। मतलब पूरी तरीके से उसको लागू करने का जो काम था वो 1956 में किया गया था। तो 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ध्यान देंगे। कब ये डिमांड की गई, मतलब कब वो पॉलिसी बनी जिसके थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, आंसर 1953। रिपोर्ट कब सौंपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कि कैसे कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइज हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1955। और मैं बात करूं इंप्लीमेंट कब किया गया ऑल इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर, देन योर आंसर विल बी 1956। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप दिमाग में रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी, इसी की सरकार चल रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन हो सकता है डेट स्पेसिफिक भी पूछ दे, देन योर आंसर विल बी 6 अप्रैल एंड ईयर याद रखेंगे 1980। ठीक है, अगला ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जितने भी कोट हैं, जितने भी मूवमेंट है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं एक साथ आपको डिस्कस ही कर देता हूं, लगे हाथ। देखिए सबसे पहला जो है, जो गांधी जी अफ्रीका से वापस आए, ठीक है, तो सबसे पहला मूवमेंट जो उन्होंने किया, कहां पर किया था, सबको याद होगा, चंपारण में। क्या था वो मूवमेंट, कि 1/3 जो लैंड है, ठीक है, 3 कठिया पद्धति कहते थे, बिहार में आपको पता होगा कि 1 बीघे में 20 कट्ठे होते हैं, दैट्स कॉल्ड कट्ठा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ब्रिटिशर्स ने ये कर रखा था कि किसी भी फार्मर के लिए कंपलसरी था, बाइंडिंग ऑन देम, कि उस 20 कट्ठे में से जो 3 कट्ठा है, यू हैव रिजर्व फॉर इंडिगो, जिसको हम नील बोलते हैं। मतलब उस 20 में से 3 हिस्से आपको किसके लिए रखने हैं, 3 पार्ट किसके लिए रिजर्व रखने हैं, इंडिगो के लिए। और इंडिगो करता क्या था, वो जो एग्रीकल्चर सॉइल होती थी, उसकी जो फर्टिलिटी थी, उसको बहुत तेजी से लॉस करता था। इससे क्या होता था कि धीरे धीरे जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी इकोनॉमी कम होती गई। इकोनॉमी कम होने लगी, उनकी इकोनॉमी क्या हो गई, धीरे धीरे उनका जो पूरा इनकम का सोर्स था वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से फिर वो एक राजकुमार शुक्ला करके व्यक्ति था, और सबसे पहली बार जब महात्मा गांधी अपना भाषण दे रहे थे, वहां पर उनकी बातों को उसने ध्यान से सुना और इनवाइट किया, और गांधी जी वहां पर गए। दैट वाज द फर्स्ट मूवमेंट दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह इन 1917। डेट स्पेसिफिक आपको याद रखना है कि 1917 में प्रथम बार गांधी जी ने सबसे पहला अपना जो मूवमेंट किया, दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। देन 1918 में भी आपको पता होगा, 2 सबके दिमाग में रहता है, बट आपको याद रखना है कैसे कैसे, वो मैं आपको रिलेट करा रहा हूं। क्या था, एक तो कॉटन मिल वाला था, वो भी आपको पता होगा, ठीक है, और दूसरा क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला, वो आपको पता ही होगा, कॉटन से रिलेटेड था, ठीक है, तो उसको भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एनसीएम, अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो पता होना चाहिए। उसके पीछे की कहानी, जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग में आपको पता है कितना बड़ा मासहर था, ठीक है, उसके चलते गांधी जी, उसके पीछे भी एक रीजन आपको पता होगा, शौकत अली, मोहम्मद अली वाला, ठीक है, टर्की वाला कॉन्सेप्ट था। अभी उतना समय नहीं, बट मैं आपको ब्रीफ में बताते चल रहा हूं कि खिलाफत मूवमेंट की वजह से ही
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने अच्छे तरीके से पैन इंडिया लेवल पर चल पाया, क्योंकि मुस्लिम्स एंड हिंदूज सब एक साथ मिलके आए, जिसकी वजह से इनसे मूवमेंट इतना ज्यादा फेमस हो पाया। बट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल कॉपरेशन, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो एंड कब हुआ? तो उसके पीछे आपको याद रखना पड़ेगा, द मेन इंसिडेंट वाज बिहाइंड दिस चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, जहां पर गांधी जी ने ये डिमांड रखी थी कि हम नॉन कॉपरेशन में कहीं पर भी वायलेंस नहीं होने देंगे। बट दैट इंसिडेंट वाज वायलेंसफुल। इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने उस मूवमेंट को वहीं पर रोक दिया। दिन अगला मूवमेंट आपको पता होगा कौन सा होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डांडी मार्च से चालू किया था, ठीक है, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया था। मैंने पीछे वाले जो क्वेश्चंस कराए उसमें बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो अंतर है वो यही है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको बहिष्कार भी करना है, यू आर नॉन कॉपरेटेड एज वेल एज ब्रोकिंग द लॉस, ठीक है, ब्रेक करेंगे आप लॉस को भी, ठीक है। तो जैसे सॉल्ट लॉ गांधी जी ने ब्रेक किया था डांडी मार्च करते हुए, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ में बताते चल रहा हूं चीजों के पीछे की कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मूवमेंट था दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया 1942 में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट नारा डू एंड डाई, जो आज भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी जिसका रिलेवेंस है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। वहीं से वो लाइन आई है, स्वराज कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इवन इन 100 years विदाउट एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी। जो देखिए गांधी जी की जो विचारधारा थी वो ये थी कि सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो वहीं पे उन्होंने ये लाइन दी थी, महात्मा गांधी के द्वारा एक कोट है कि हम लगभग 100 साल तक भी आजाद नहीं हो सकते जब तक हम अपने देश में पूरी तरीके से अस्पृश्यता, जिसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसको खत्म नहीं कर देंगे। जैसे पुराने समय में होता था कि जो SC/ST कम्युनिटी से लोग आते हैं, हम उनको पॉल्यूटिंग मानते थे, उनके तरफ से आने वाली जो एयर है, जो हवा है, उसको हम पॉल्यूटेड कहते थे, उनके इधर से आने वाला जो पानी है उसको पॉल्यूटेड कहते थे। विचारधारा हमारी थी, दैट वाज वेरी बैड इन दैट सेंस, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी के जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, उनके इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, वो आपके दिमाग में होने चाहिए, वो आपको अच्छे नंबर भी दिलाएंगे एग्जाम में, एज वेल एज उनके यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम इन इंडिया। आपसे 4 ऑप्शन आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ज्वेलरी आइटम्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में मैंने आपको रख दिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। थर्ड आइटम में मैंने आपको रख दिया कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड, कम्युनिकेशंस रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर में मैंने आपके लिए रख दिया ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम इन इंडिया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए सबसे पहले कह दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में मैंने आपके लिए रख दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सी ऑप्शन में रख दिया ज्वेलरी आइटम्स, एंड फोर्थ आइटम्स में रख दिया इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, जैसे गूगल हो गया, ठीक है। इन सब का जो सर्विसेज है वो हम बाहर से ही ले रहे हैं, USA से ही। तो 4 ऑप्शन तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट किसमें कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, अंडरग्राउंड टंका, मतलब जो टंका है अंडरग्राउंड करके राजस्थान में इसका यूज किया जाता है वाटर स्टोरेज के लिए। तो स्टेट आपसे पूछेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में MP दे दिया, राजस्थान दे दिया, UP दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया। तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि अंडरग्राउंड टंका की जहां बात करेगा कि जमीन के अंदर टंकी की बात करें अंडरग्राउंड, तो आंसर हमेशा क्या होगा, राजस्थान। और आपको पता भी होना चाहिए कि वाटर डेफिसिट एरिया है राजस्थान, तो यहाँ पर रेन वाटर या वाटर का कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो, ठीक है। द लास्ट वन क्वेश्चन जो सीधे सीधे पूछा जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास कब हुआ, ईयर आपको याद होना चाहिए 1986। इन्हीं 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीधे सीधे जो राइट आंसर होगा, बाकी 3 आपके गलत होंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन पेपर जब भी पढ़ें तो आप ये ध्यान रखें कि क्या उसमें पूछा जा रहा है। कहीं कहीं पर आपको नॉट भी दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड। तो इस पर ध्यान रखेंगे कि नॉट को जब भी आप पेपर अटेंड कर रहे हो, नॉट के नीचे आप अंडरलाइन कर दे, क्रॉस कर दे, जो भी आपको ध्यान आए। तो आप ये गलती ना करें उसने कौन सा नहीं है पूछा है और आप कौन सा है करके चले आए, आने के बाद आपका एक नंबर रॉन्ग हो। ये बड़ी माइन्यूट सी चीज है, बट आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो 30वां क्वेश्चन क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, 1986 में। टोटल अभी तक मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए, मोस्ट प्रोबेबल सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके, चाहे इसमें पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इसमें हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए मैंने आपको पीछे का क्रक्स भी समझाया, व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज लेड ऑन दिस स्लाइड। उसके पीछे का मैंने आपको रीजन भी बताया, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ें, जो क्रक्स मैंने समझाया, बार बार इस वीडियो को देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि समय कम है, आप 1.5x पर देखें, 2 पर देखें, बट इस 30 क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार देखें,
ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जल्दी खींचेगा, ठीक है, और अच्छे से करें। मेरी आपके साथ यही शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।